नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। भारत में महिला आरक्षण का मुद्दा पिछले 3 दशकों से राजनीतिक बहस के केंद्र में रहा है। इसकी शुरुआत 1990 के दशक में मानी जाती है, जब पहली बार संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया। 1996 में सबसे पहले महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन राजनीतिक सहमति ना बनने के कारण यह पारित नहीं हो सका। इसके बाद 1998, 1999 और 2003 में भी अलग अलग सरकारों ने इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन हर बार यह मुद्दा राजनीतिक मतभेदों में उलझकर रह गया। 2008 में यूपीए सरकार के दौरान 108वां संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ, लेकिन लोकसभा में मंजूरी ना मिलने और बाद में लोकसभा भंग होने के कारण यह कानून नहीं बन सका। लंबे इंतजार के बाद 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में महिला आरक्षण बिल संसद में पारित हुआ, जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। हालांकि इसके लागू होने को परिसीमन और जनगणना से जोड़ा गया है, जिसके क्रियान्वयन में समय लगने की बात सामने आई है। इसी क्रम में अब केंद्र सरकार ने लोकसभा में 3 नए विधेयक पेश किए हैं: महिला आरक्षण संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक। इनका उद्देश्य 2023 के कानून को प्रभावी रूप से लागू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना बताया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इन्हें सदन में पेश किया। समर्थकों का कहना है कि इससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और निर्णय प्रक्रिया अधिक समावेशी होंगे। वहीं आलोचकों का तर्क है कि सिर्फ आरक्षण से वास्तविक सशक्तिकरण सुनिश्चित नहीं होता, इसके लिए सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर गहरे सुधार भी जरूरी हैं। इस तरह महिला आरक्षण का मुद्दा आज भी भारतीय लोकतंत्र में समान प्रतिनिधित्व और सामाजिक बदलाव की सबसे बड़ी बहसों में से एक बना हुआ है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, इस महत्वपूर्ण विधेयक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चल रही बहस में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को राजनीतिक रंग देने की कोई जरूरत नहीं है और ये विधेयक विकसित भारत में एक नया अध्याय जोड़ने का अवसर है। सदन को जरूर जानकारी देंगे। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य है और मैं चाहता हूं कि मेरे सभी माननीय सांसद, मैं इधर उधर की आज बात करना नहीं चाहता हूं, हम सभी सांसद इस महत्वपूर्ण अवसर को जाने न दें। हम भारतीय सब मिल करके देश को नई दिशा देने जा रहे हैं। हमारी शासन व्यवस्था को संवेदनशीलता से भरने का एक सार्थक प्रयास करने के लिए जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि इस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो देश की राजनीति की भी उसके रूप स्वरूप को तो तय करने ही करने वाला है, लेकिन ये देश की दिशा और दशा भी तय करने वाला है। महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि विकसित भारत की पहचान रेल और रास्ते ही न हो, बल्कि देश की 50% जनसंख्या नीति निर्धारण में शामिल हो। विकसित भारत का मतलब केवल उत्तम प्रकार के रेल, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ आर्थिक प्रगति के आंकड़े, सिर्फ इतने से ही विकसित भारत की सीमित कल्पना वाले हम लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं कि विकसित भारत जिसके नीति निर्धारण में साच अर्थ में सबका साथ सबका विकास का मंत्र समाहित हो, देश की 50% जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने,
ये समय की मांग है। अजय देखिए, यहाँ कुछ लोगों को लगता है पीएम मोदी ने इसमें समाजवादी कहीं न पार्टी कहीं के मोदी का मुखिया राजनीतिक अखिलेश स्वार्थ यादव को अपना मित्र बताते हुए कहा कि वो कभी-कभी उनकी मदद भी कर देते हैं। इस बयान पर सदन में हंसी गूंज उठी और खुद अखिलेश यादव भी मुस्कुराते हुए नजर आए। धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी पहचान करा दी। ये बात सही है, मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं, और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं। ये बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेके चलने का है, और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है, और इसलिए ये संविधान की ताकत है कि मेरे जैसा अत्यंत छोटे समाज का, अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व देश ने दिया। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि मैं पूरे पेज का विज्ञापन दूंगा जिसमें आप जिसकी भी तस्वीर चाहेंगे उसकी तस्वीर होगी। इसका क्रेडिट लेने का ब्लैंक चेक मैं आपको देता हूं। क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। तो महिला आरक्षण बिल 30 साल की लंबी लड़ाई और अब जनगणना और परिसीमन पर लगातार बहस जारी है। 1996 में पहली बार महिला आरक्षण बिल पेश किया गया था। 1998 से 2003 के बीच कई बार कोशिश हुई, लेकिन पास नहीं हो सका। 2008 में यह राज्यसभा से तो पास हुआ, लेकिन लोकसभा में अटक गया। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ, और अब फिलहाल जो ताज़ा अपडेट है वो आप सभी के सामने है। सरकार ने 3 बिल पेश किए हैं। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक 2026, इसके बाद सरकार की तरफ से परिसीमन विधेयक 2026 भी, और केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक भी सामने रखा गया है। तो अब महिला बिल पर महाबहस लगातार जारी है। परिसीमन विधेयक 2026 लगातार जो चर्चाएं सामने चल रही हैं और सरकार की तरफ से निकलकर बातें सामने आई हैं कि महिला आरक्षण तभी लागू किया जाएगा, पहले जनगणना और उसके बाद परिसीमन, तब क्षेत्र और सीटों के आधार पर ये महिला आरक्षण विधेयक लागू किया जाएगा। तमाम तरह के दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी तमाम तरह के सवाल उठाने से लगा हुआ है। तो कई महत्वपूर्ण सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। ओबीसी महिलाओं को आरक्षण आखिर क्यों नहीं है? ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटा क्यों नहीं है? और अगर महिला आरक्षण इतना ही जरूरी था तो तुरंत लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? जनगणना और परिसीमन में जो सालों का समय लगेगा, जिसकी तस्वीर अभी साफ और स्पष्ट भी नहीं है। तो कई तरह के सवाल यहाँ पर विपक्ष की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि क्या यह चुनावी फायदे के लिए लाया गया है? रोटेशन सिस्टम को लेकर भी कुछ उम्मीदवार, या फिर यूँ कह लीजिए जो लोग जीत कर आ रहे हैं, वो अपने आप को असहज की स्थिति में रखे हुए हैं। तो लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 यानी कि 33% सीटें आरक्षित होंगी।
SC ST महिलाओं के लिए भी आरक्षण पहले से आरक्षित है। सीटों का रोटेशन, आरक्षित सीटें हर चुनाव में बदलेंगी। ये रोटेशन सिस्टम भी इसमें लागू किया जाएगा और इसे लागू करने के लिए पहले जनगणना और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह कानून 15 साल के लिए लागू रहेगा और जो सबसे बड़ी बात है वो भी निकल कर तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अमित तिवारी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से दिलीप मिश्रा जी और समाजवादी पार्टी से सुभाष द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमित तिवारी जी आपके पास ही आना चाहूंगा, क्योंकि लगातार इस मुद्दे को लेकर विपक्ष भी सवाल खड़े करने से लगा हुआ है। आपकी तरफ से तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर महिला आरक्षण इतना ही जरूरी था तो तुरंत लागू करने में सरकार को परहेज क्या है? सर्वप्रथम तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। देखिए, आपका जो ये प्रश्न है कि तुरंत रूप से लागू क्यों नहीं किया जा रहा है ये जो महिला आरक्षण बिल है उसे, तो देखिए महज कानून बना देना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है जो कानून बने वो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए उस व्यक्ति को लाभ मिले, महिला की भागीदारी को किस तरीके से सुनिश्चित किया जाए और वो महिला जिसके लिए ये बिल आ रहा है वो जीतकर कम से कम संसद भी आ सके। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप देखें तो क्या जरूरी क्या है, परिसीमन। और बिल में जो 2023 में जो पास हुआ था उसमें ये कहा गया था कि ये लागू होगा 2029 से। 2029 से ही क्यों लागू होगा? क्योंकि तब तक सेंसस हो चुका होगा, सेंसस का काम अभी शुरू भी हो चुका है, उस समय तक परिसीमन हो चुका होगा, तो उसके हिसाब से किसकी संख्या कितनी है, किसकी भागीदारी कितनी है, उस हिसाब से उन सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने का काम किया जाना। तो हम ये सिर्फ ये नहीं चाहते हैं कि सिर्फ बिल आ जाए कि उनको 33% आरक्षण दे दिया गया और फिर ये महज पेपर पे रह जाए। इसको लागू भी करना ही हमारी भी जिम्मेदारी है। किस तरीके से महिलाएं संसद तक पहुंचे इसको भी सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है और इसीलिए इस पर समय लेकर काम किया जा रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 2022 का यूपी का इलेक्शन, प्रियंका वाड्रा वहां पहुंचती हैं, कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, मैं यहां पर 40% सीटें महिलाओं को दूंगी। ये सारी बातें हुई थी, उन्होंने 40% सीटें महिलाओं को दी, लेकिन क्या वहां पर यह सुनिश्चित किया गया कि जिन महिलाओं को आपने टिकट दिया क्या वो जीत कर भी आ सके? उनमें से मात्र 148 टिकट दिया गया था, मात्र एक महिला जीत कर आई थी, मात्र एक महिला। तो ये सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए कि हमने महिलाओं के लिए नारा दिया, हमने महिलाओं के लिए काम किया, ऐसा नहीं करना है। इसको धरातल तक हमें लेकर जाना है। और आप अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यकाल को स्टडी करेंगे तो महिला की भागीदारी डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में किस तरीके से सुनिश्चित हो, हमने इस पर काम किया है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तब बच्चियों का स्कूल्स में ड्रॉप आउट रेट 30% हुआ करता था, वो घटकर 0.70% हो गया है, नेग्लिजिबल हो चुका है, नियर जीरो हो चुका है। पहली बात। दूसरी बात, बैंक अकाउंट जब हमने खोले, 52 करोड़ बैंक अकाउंट खोले, हमने ये सुनिश्चित किया कि 70% जो खाते हैं वो महिलाओं के खोले जाए। और आज देखिए आप डीबीटी के माध्यम से सारी, 1 रुपया भी बीच में कोई लेने वाला नहीं है, किसी को कोई यहाँ पर छीनने वाला नहीं है, डीबीटी के माध्यम से पूरा ट्रांसफर होता है, पूरा का पूरा पैसा। परिवारों में 12 करोड़ परिवारों के पास साफ पीने का पानी नहीं था, हमने हर घर जल के माध्यम से घर घर में नल का कनेक्शन देने का काम किया और आज वहां पर पानी पीने का साफ पानी आ रहा है। गैस कनेक्शन घरों में आप देखेंगे, आप गांव में अगर कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो किचन हुआ करता था वो एक तरीके से गैस चेंबर हुआ करता था, वहां पर लकड़ी से उपले से खाना बनता था, वहां पर जाकर, और गैस कनेक्शन एक वीआईपी माना जाता था। आपको एमएलए से, कॉर्पोरेटर से लिखवा के लाना पड़ता था कि हमें गैस कनेक्शन इनको दिया जाए, तब जाकर आपको गैस कनेक्शन मिलता था। उस चीज को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। आज 10 करोड़ परिवारों तक अगर गैस कनेक्शन देने का काम किया, कोई भी माँ को ये चिंता ना रहे कि उसका बच्चा भूखा सो जाए,
उसके लिए ये सुनिश्चित किया गया कि 82 करोड़ लोगों घरों तक मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई। हाँ। तो महज काम आप जब हमने पिछले कार्यकाल में जब हमने 4 करोड़ घर बनाए तो उसमें से 3 करोड़ घर हमने ये सुनिश्चित किया कि उनका मालिकाना हक ठीक है। महिला हो उस ठीक घर है, की। ठीक है, तो ठीक है, हम ठीक ये है। सुनिश्चित करते हाँ, हैं। अमित तिवारी जी, जो अभी आपने पॉलिसी है, बिल्कुल, अभी आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में, जब प्रियंका गांधी जी ने कहा था लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और 40% जो टिकट थे वो महिलाओं को दिए थे। आपने कहा कि एक महिला ही मात्र जीत कर आई। ये समझ में नहीं आया था, थोड़ा सा क्या कहना चाहते थे आप? नहीं, मैं ये कहना चाहता था कि उन्होंने टिकट तो दिया, हाँ। लेकिन वो जो 40% महिलाओं को टिकट दिया, उनमें से अधिकांश जीतकर आपके विधानसभा तक पहुंच पाए, क्या ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया? नहीं, प्रयास तो ऐसे नहीं, वो बात अलग है। मैं बोल रहा हूं कि कांग्रेस की तरफ से, मैं समझ गया, तिवारी समझ गया मैं, कांग्रेस की तरफ से शुरुआत तो की गई, एक महिला तो पहुंची, आपके जो दिग्गज महिला थी स्मृति ईरानी लोकसभा चुनाव में हार गई, तो सवाल तो आप पर भी खड़े होते हैं कि आपने उनको टिकट क्यों दे दिया? नहीं, देखिए, कोई हारे कोई जीते उसकी बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे, हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में 31 महिला एमपी जीत कर आए थे। हमने 16% सीटें वहां महिलाओं को दिया था और उसमें से 31 जीत कर आई थी। तो मैं आपको अनुपात में ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जिसको आप टिकट दे रहे हैं, क्या आप उनको उतना संबल दे रहे हैं, उतना सशक्त बना रहे हैं कि वो जीतकर आप तक मतलब अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सके, या सिर्फ महज खाना पूर्ति करने के लिए आपने उनको टिकट दे दिया? नहीं, इसमें दो चीजें, ठीक है, ठीक है। दिलीप मिश्रा जी, ठीक है, तिवारी जी मैं आ जाऊंगा, आप दोबारा आ जाऊंगी, ज्यादा समय दे दी, मैं दोबारा आ जाऊंगा। दिलीप मिश्रा जी से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक तो अभी जो तिवारी जी बोल रहे हैं कि उन महिलाओं को टिकट देना चाहिए जो जीत कर आ सके, यही तिवारी जी का कहने का मतलब था, या फिर अपने आप को आगे पेश कर सके? उनकी बात का मतलब नहीं समझ पाए, लेकिन आपकी तरफ से टिकट दिए गए। अब जो फिलहाल महिला आरक्षण को लेकर विवाद चल रहा है, तो दिलीप जी, कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ सवाल हैं? आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए था और सरकार इस तरीके से करने से लगी हुई है? सारे दर्शकों को और आपके सारे पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, अभी अमित जी ने कहा कि प्रियंका गांधी जी ने एक पहल की थी, ठीक है, और वो भी पहल कहाँ की थी उन्होंने? उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे 40 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं। क्या ये रिस्क बीजेपी ले सकती थी? कभी नहीं लेगी। और जीत हार की जो बात कर रहे हैं, जीत हार किसी की, ये बीजेपी ही सुनिश्चित कर सकती है कि कौन जीत के आएगा और कौन हार के आएगा। लोकतंत्र में कोई भी पार्टी, कोई भी जो संस्था है, ये वो सुनिश्चित नहीं कर सकती कि कौन जीत के आएगा और कौन हार के आएगा। दूसरी बात, देखिए, बीजेपी से कांग्रेस का स्टैंड पहले से रहा है क्योंकि हमने महिलाओं को हमेशा प्रमोट किया है, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष 10 साल जो थी वो महिला थी, ठीक है, सशक्त महिला थी। उन्होंने बहुत सारी मनरेगा जैसे कानून लिए, बहुत सारी चीजें जो उन्होंने की। तो हम महिलाओं के विरोध में ना पहले थे और ना अभी है और ना आगे रहेंगे। कुछ बिंदुओं पे मैं नजर ये करना चाहूंगा। एग्जाम्पल आप देखिए, बीजेपी के चाल चरित्र देखिए। वसुंधरा राजे सिंधिया, झगड़ा क्या था? वसुंधरा राजे सिंधिया का झगड़ा सिर्फ ये था कि अमित शाह चाहते थे कि वो उनके हिसाब से काम करे और वो नहीं करती थी, इसलिए उनको साइडलाइन कर दिया गया। स्मृति ईरानी, मैं ऐसे एग्जाम्पल बहुत है, नहीं, सही बात है, बताइए। एग्जाम्पल बहुत है, एग्जाम्पल अगर हम देखने के लिए जाएंगे तो बहुत है। भाई साहब, आप ये ध्यान रख लीजिएगा, शीला दीक्षित जी ने 3 बार वहाँ पे 15 साल दिल्ली में राज किया, और उसके बाद फिर जब वो उत्तर प्रदेश में जब आई तो वो सीएम का जो चेहरा था ना, शीला दीक्षित जी थी वहाँ पे। कांग्रेस के सीएम का चेहरा शीला दीक्षित जी थी, जो महिला थी, ये आपको याद दिला देते हैं। और नहीं, सुन लीजिए, सुंदर, आप इतने उतावले मत रहिए। कहिए, फिर मैं सुभाष जी के पास जाऊंगा, जल्दी करिए। तो जब आप ये कहते हैं कि जीत सुनिश्चित करेंगे, मतलब आप करना क्या चाहते हैं? जीत सुनिश्चित करना मतलब महिला, भाई एक आप पहल कर सकते हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए आप एक पहल कर सकते हैं, उन्हें मजबूती से उनका हक दिला सकते हैं, उन्हें टिकट दे सकते हैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी महिला की जीत सुनिश्चित नहीं कर सकती,
कैंडिडेट का जीत सुनिश्चित नहीं कर सकता। और कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एक ही कहना है, अभी इन्होंने बहुत सारे आंकड़े दिए, 82 करोड़। भैया 82 करोड़ अगर आप कह रहे हैं कि राशन दे रहे हैं तो ये आपकी उपलब्धि नहीं है, ये आपकी नाकामी है। ठीक है, अगर आप ये करें 82 करोड़ लोग हमने राशन दिया तो आपकी उपलब्धि नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नाकामी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है मिश्रा जी। सुभाष द्विवेदी जी, आपका स्टैंड क्या है? समाजवादी पार्टी कहां पर खड़ी है महिला आरक्षण विधेयक को लेकर? जो भी काम करती है बहुत जल्दबाजी में करती है, उहापोह में करती है। हाँ, हम महिला आरक्षण का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इतनी आप एक चीज ये देखिए, आपाधापी में इनको सिर्फ एक नारा चाहिए, तो नारी नहीं नारा है इनका। आपकी पुरानी चाल है, महिलाओं के लिए कुछ करना नहीं, आपने कुछ किया धरातल पे है नहीं। हर जगह आप फेल हो गए, चाहे वो जनता को शिक्षा देने का काम हो, स्वास्थ्य हो, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो सिलेंडर की आज के समय में काला बाजारी हो, और चाहे बिजली आप दे नहीं पा रहे हैं, स्वच्छ जल आप दे नहीं पा रहे हैं, आपने किया तो कुछ है नहीं। तो आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आप आरक्षण लागू करिए, लेकिन उसको पूर्ण रूप से स्पष्ट तो करिए क्या है, कैसे लागू करेंगे। आप 2011 की गणना को आधार बना के आप करना चाहते हैं। आप जो जनगणना अभी कह रहे हैं ना कि हम जनगणना कराएंगे, आप इसकी आड़ में जनगणना ही नहीं कराना चाहते हैं। इसका आधार आपने क्या तय किया है, आप इसको तो स्पष्ट करिए ना। नहीं नहीं द्विवेदी जी, जनगणना होगी तभी तो उसके बाद परिसीमन होगा। द्विवेदी जी, पहले जनगणना होगी तभी तो उसके बाद परिसीमन होगा, जो सरकार बोल रही है। करना चाहते हैं। 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, 21 राज्यों में। हाँ। आपकी कितनी महिला मुख्यमंत्री हैं? समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया था। आरक्षण की अगर शुरुआत किसी ने की थी, समाजवादी पार्टी ने महिलाओं को आरक्षण देने का काम लागू किया था। हम महिलाओं के आरक्षण के फेवर में, लेकिन जिस तरीके से उसको कवच के रूप में अपने लाभ को, अपने छुपे हुए आर्थिक चरित्र को उसको छिपाना चाहते हैं, उसको ना छिपाएंगे। ये स्पष्ट करें कि 33% आरक्षण किस आधार ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है द्विवेदी, कैसे लागू करेंगे, ना कि जनगणना से भागने का काम करें। ठीक है, ठीक है द्विवेदी। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक नीरज प्रताप सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। नीरज जी, आपका स्वागत है, और आपसे ही ये पूरा निचोड़ समझने की कोशिश करूंगा। एक तरफ सरकार के बड़े बड़े दावे, दूसरी तरफ विपक्ष के सवाल, आपको क्या कुछ लग रहा महिला आरक्षण को लेकर? पैनल पे बैठे सभी लोगों को नमस्कार। दूसरा एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा कदम है, और 30 साल लग गए इसको राजनीति में उलझते 30 साल हो रहे, एक अच्छा काम हो रहा है। महिला विरोधी तो ना तो सपा है ना कांग्रेस है, लेकिन अड़ंगे लगाने के लिए ओबीसी भी महिला होनी चाहिए और मुस्लिम आरक्षण में महिला होना ही चाहिए। ये दोनों का कहानी है अटकाना। अगर अच्छा काम हो रहा है तो कर दो ना फैसला। और आपकी तो कांग्रेस की तो नेत्री महिला थी, इंदिरा गांधी का नाम लेते हैं। आपने कितना किया? अगर 50% सीटें बढ़ रही है तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और दूसरा वो धर्मेंद्र जी सपा वाले कह रहे भाई साहब मुस्लिम का आरक्षण अलग होना चाहिए। अरे महिला है, आरक्षण का क्या मतलब है? उसमें भी टांग अड़ा देनी। अगर अच्छा काम हो रहा है ना तो साथ देना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने साथ दिया था इंदिरा जी का। हाँ, नहीं नीरज जी, अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें तो ओबीसी महिलाओं को भी तो आरक्षण मिलना चाहिए। मैं कब कह रहा हूँ, पहले महिलाओं को तो दे लो, पूरों को। अगर 33%, अगर 270 सीटें और हो रही हैं तो वो महिला ही होंगी ना। महिला तो महिला ही होंगी ना। अगर देश भागीदारी उनकी बढ़ेगी, अभी ग्राम पंचायत में भागीदारी बढ़ी, मैं कुछ जब तक आप भागीदारी नहीं बढ़ाओगे कैसे आएंगी? देखिए राजस्थान में छवि रजावत बारिश के पानी से कितना बढ़िया काम किया ना महिलाओं ने। उसके बाद भक्ति शर्मा मध्य प्रदेश में खुले शौच का विरोध करके कितना बढ़िया काम किया ग्राम पंचायत में। ऐसे ही संसद में, विधानसभा में आएंगी तो करेंगी ना।
तो उनको देना चाहिए ना। अब उस टाइम पे जनसंख्या क्या थी, आज जनसंख्या क्या है, अगर उनकी भागीदारी बढ़ेगी तो वो कार्य कर पाएंगे ना। हमारे देश की महिलाएं अंतरिक्ष में पहुंच गई, आज प्लेन, हवाई जहाज चला रही है, फाइटर प्लेन चला रही है, अच्छा ठीक है, बस चला रही है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, किस चीज का है उसको, बिल्कुल 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 ना ओबीसी में मुस्लिम में आपस में समाज को बांटने का काम करा जा रहा है और क्या करा जा रहा है। इसमें नीरज जी 2 चीजें और समझनी पड़ेंगी। एक तो रोटेशन सिस्टम, ठीक है, कि हर बार जो सीटें हैं वो बदलेंगी, मतलब अब की बार ये महिला के लिए सीट आरक्षित की गई है तो दोबारा कोई और सीट होगी, ठीक, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर परिसीमन के बाद जो सीटें बढ़ने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ये लग रहा है कि सरकार अपने उन नेताओं को भी बचाना चाहती है जिनका बाहुल्य अच्छा है। अगर वहां पर भाई महिला की सीट आ गई तो फिर उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा, तो सीटें बढ़ेंगी, हो सकता है महिलाओं को दूसरी सीट आरक्षित कर दी जाए और जो सीट अभी मौजूदा स्थिति में उनके नेता की है वो भी बनी रहे। क्या समझ रहे हैं आप? नहीं देखिए, एक बात तो देखिए, महिलाएं, जब महिलाओं को टिकट होगा, आरक्षित होगा तो महिला को ही दिया जाएगा ना, उनकी भागीदारी बढ़ेगी। आप उसको नेगेटिव क्यों ले जा रहे हैं, पॉजिटिव क्यों नहीं सोच रहे हैं? आप उसको, अगर मैं तो ये विपक्ष से भी यही कहूंगा कि आज की डेट में शुरू हो रहे, और दूसरा आपको हमेशा इस पे अगर ये चीजें होंगी तो संसद में बहस के लिए रहता है ना, इम्प्लीमेंट तो करना होता है ना बाद में भी। अगर कोई दोष है कहीं पे, उसमें कहीं ना कहीं गुंजाइश होती है तो वो कर दी जाएगी। ये भी तो कहा प्रधानमंत्री जी ने, क्या कहा कि श्रेय भी ले लो, सब कुछ ले लो। आज अगर मौका आया है आरक्षण का, महिला आरक्षण का, तो उसमें एक और बट क्यों? ठीक है, तिवारी जी कुछ कहना चाहते हैं? पुष्पेंद्र जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आपने कहा कि मेरे वक्तव्य को ठीक से समझ में नहीं आया, मैं उसको पुनः आपको बता देता हूँ। मैंने ये कहने का प्रयास किया था कि अगर आप महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं तो क्या आप उनको इतना सशक्त बना रहे हैं कि वो धरातल पर जाकर बदलाव लेकर आ सकें? मेरा कहने का प्रयास ये था। तो जब परिसीमन हो जाएगा, जब कितनी संख्या कहाँ है और वो कहाँ, और उस तरीके से महिलाओं की सीट जो आरक्षित होंगे वो कौन कौन सी जगह होंगी, इस चीज को देखते जाएगा तो निश्चित तौर पर वो अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर पाएंगी और बेहतर काम कर पाएंगी, पहली बात। दूसरी बात, चर्चा में बहुत सारी बातें निकल कर आई और कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है। आप देखिए, जब महिलाओं की बात आती है, कांग्रेस पार्टी के पास एक समय 400 से ज्यादा सीटें थी, पूर्ण बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत। क्या उस समय ये बिल नहीं आ सकता था? आज उसको आने के लिए आप लोग जो ये अड़ंगा लगा रहे हैं, उसमें मुसलमान का डाल रहे हैं, उसमें ओबीसी डाल रहे हैं। अरे भाई, सब होगा धीरे धीरे। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे बहुत जल्दबाजी में रहती है बीजेपी। अरे भाई, ये कानून धरातल पर पहुंचेगा 2029 में, कहाँ है जल्दबाजी? आज 2026 में हम बैठे हैं, पूरे 3 साल हैं सभी पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को सुनिश्चित करने के लिए। तो अभी कहाँ है? आज पास हो रहा है। दूसरी बात, अभी दिलीप मिश्रा जी एक उदाहरण दे रहे थे तिवारी जी, उन्होंने कहा कि आप महिलाओं की बात करते हैं, वसुंधरा राजे जी को आपने साइड कर दिया, स्मृति ईरानी चुनाव हार गई, उनको भी आपने साइड कर दिया, याद ही नहीं करते अब आप? कहाँ साइडलाइन किसको कर दिया है? अभी स्मृति ईरानी जी पूरे चुनाव प्रचार में प्रमुखता से आप लोग ही कवर करते हैं, हर जगह दिखाई देती हैं। और वसुंधरा राजे जी ने क्या इनको जाकर फोन किया था दिलीप मिश्रा जी को कि हमारी ये समस्या है? नहीं ना। तो ये सब मनगढ़ंत कपोल कल्पनाएं होती हैं जो ये आके बोलते हैं यहाँ पर। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 82 करोड़ लोगों को आप खाना दे रहे हैं, ये आपकी उपलब्धि नहीं है। तो क्या उपलब्धि तब थी जब FCI के गोडाउन में अनाज सड़ जाते थे, कीड़े पड़ जाते थे, उसमें बारिश में उसमें रखने की जगह नहीं होती थी, भीग जाते थे, उनको फेंकना पड़ता था। या नहीं तो किसी कांग्रेस के किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को उसको औने पौने दाम में दे दिया जाता था, वो किसी उसका अपने काम में मुनाफाखोरी में लगा दिया जाता था। तो क्या तब आप महिलाओं को सशक्त कर रहे थे? आज जब उनके पास जा रहा है ये खाना, जब हम इतनी पैदावार कर पा रहे हैं कि हम उनको दे पाए, तो आपको इस पे पेट में अपने आपके मरोड़ हो रही है। और तीसरी और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ पुष्पेंद्र जी, कि जिस तरीके से आपने कहा कि महिलाओं की भागीदारी नहीं है, तो कांग्रेस में देखिए ना कितनी प्रतिशत है। हमने 2024 में, मैंने आपको बताया 2024 में जब इलेक्शन हुआ, हमने 31 MPs को, 31 महिला MPs नोटिस चुन कर आई। थोड़ा नॉइज हो रहा है, चेक करवाइएगा। 31 महिला MPs चुन कर आई। इतनी संख्या में कौन सी पार्टी ने टिकट दिया है और चुन कर आई है महिलाएं?
आप जरा वो आंकड़े अगर निकालेंगे तो कोई भी पार्टी नजदीक भी नहीं जाती। की संख्या कोई भी पार्टी, किसी के पास 10 एमपीज हैं, किसी के पास 11 एमपीज हैं, किसी के पास 4 एमपीज हैं, इस तरह करके अन्य पार्टियों ने टिकट दिए थे। हाँ, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एमपीज को टिकट हमने दिया और सबसे ज्यादा वो जीत कर भी आए। ठीक तो है, ठीक हमने ये सुनिश्चित किया कि उनकी भागीदारी पॉलिसी और डिसीजन ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आऊंगा सुभाष जी आपके पास। नीरज प्रताप जी कुछ कहना चाहते हैं। जी नीरज जी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में अगर सरकार ये बिल ला रही है, विपक्ष से भी यही निवेदन करूंगा, इधर उधर की बातें ना करो। अगर आप कह रहे हो कि प्रॉफिट लेना तो महिलाओं के साथ खड़े हो जाओ, नहीं तो इतना बुरा हाल करेगी ये देश की महिलाएं। 50% वोट है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, नहीं नीरज जी, देखिए ना, मौका मिलेगा तभी तो वो कुछ करेंगे। हाँ, नहीं नीरज जी, विरोध तो और सुनिए, हाँ, और सुनिए, नहीं आपको मैं बता देता हूँ, एक बात और सुन लीजिए। हाँ, जब महिलाओं को मौका मिला है, एक मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा। नौरती देवी झाड़ी मजदूर थी, विकास किया, सरपंच बनी, कंप्यूटर सीखा, ग्रामीण को पूरा डिजिटल बनाया। इतनी कैपेबिलिटी है महिलाओं के अंदर, जो घर चला सकती है ना, वो देश भी चला सकती है। भरोसा तो करो, इधर उधर मत घूमो। नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ, आखिर महिलाओं का विरोध कौन कर रहा है? विरोध तो कोई नहीं कर रहा ना। विरोध है, आप इधर उधर घुमा रहे हो ना। हाँ। उसमें भी ओबीसी डाल रहे हो, उसमें भी मुस्लिम डाल रहे हो, उसमें भी चुनाव का टाइम डाल रहे हो। अरे हाँ। चुनाव तो रोज होते हैं भारत में। हाँ। चुनाव तो हर जगह चुनाव होते हैं। हाँ। प्रॉब्लम तो एक ही हो रही है ना, बीजेपी चलो एनआरसी लाई तो है, और कोई बिल लाई तो किस बिल पे इन्होंने ये नहीं कहा ये बिल अच्छा है। सारी चीजें खराब है। ठीक है। अरे सुभाष जी, आप उसमें ओबीसी का पलंगड़ क्यों डाल रहे हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है नीरज जी। सुभाष जी बोलिए। जी, पहले तो ये स्पष्ट करिए कि नीरज जी भाजपा के प्रवक्ता हैं क्या हैं? क्योंकि ये समस्या भाजपा की लिखी हुई पर पार्टी को पढ़ने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं, वैसे ये आरोप लगते रहते हैं नीरज जी पर, कोई दिक्कत नहीं है। सेन जी, ये भाजपा जिस विंग से निकली है, जिसकी ये शाखा है, उसमें कितने % महिलाएं हैं ये हमें बताने का काम करेंगे। आज महिलाओं की बात कर रहे हैं, ये जिस विंग से भाजपा निकली है उसमें कितने % महिलाएं हैं, कितना वहां पे महिलाओं का सम्मान होता है? कौन सी आप बताइए हमको। महिलाओं की बात कर रहे हैं। सपा ने उत्तर प्रदेश में आरक्षण देने का महिलाओं का काम किया तो सपा ने किया था। आप कह क्या रहे हैं? आप सिर्फ भाजपा की चाटुकारिता कर रहे हैं, आप भाजपा की सिर्फ महिमा मंडन कर रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, पहले जनगणना कराइए, जनगणना करा के स्थिति स्पष्ट करिए, किसकी % भागीदारी, उस हिसाब से आप इसको आरक्षण को लागू करिए। इसमें आपको समस्या क्या है? आप 82 करोड़ लोगों के आप हमें दे रहे हैं, आप उनको रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं तो सुभाष जी, सरकार यही तो बोल रही है। सुभाष जी, सरकार यही तो बोल रही है कि पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, जनसंख्या और सीमा के आधार पर सीटें तय की जाएंगी। क्यों नहीं बना रहे हैं? क्या अनाज देने से उनकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी? उनको शिक्षा नहीं चाहिए, स्वास्थ्य नहीं चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको आप रोजगार दीजिए। आप उनको 5 किलो राशन देके खरीदना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं? जनता को आपने क्या समझ रखा है? आप परिसीमन का फार्मूला लागू करने का मैं नीरज जी के बीच नहीं बोला था, नहीं तो नीरज जी मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है, एक एक करके। ठीक है, बोलिए। आप मेरी बात को इनकरेक्ट मत करिए। ठीक है नीरज जी, मैं आऊंगा। परिसीमन का फार्मूला क्या होगा, सरकार ये स्पष्ट नहीं कर रही है। हम महिला आरक्षण के साथ हैं, लेकिन बीजेपी की चालबाजी है। हम बीजेपी की चालबाजी का समर्थन नहीं करेंगे। 2023 में विपक्ष ने 2024 के चुनाव में आरक्षण लागू करने की मांग की थी, क्यों नहीं लागू की? 30 साल आप कह रहे हो ना, 13 साल तो भाजपा ही के पास थे, क्यों कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे? उस समय याद नहीं आया? 15 साल होने, 2 साल बाद अभी 15 साल होने जा रहे हैं ना। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जनगणना और परिसीमन को लेकर जो समय सीमा है वो सरकार की तरफ से स्पष्ट नहीं है। आपने 2024 की मांग की थी। आरक्षण को अलग अलग करना चाहिए। परिसीमन और आरक्षण को अलग अलग करना चाहिए। परिसीमन को आगे रखकर ये महिला आरक्षण को कवच के रूप में आगे रखकर परिसीमन को लागू करना। ठीक है। तिवारी जी, आऊंगा आपके पास। कोई मतलब नहीं। हाँ ठीक है। सिर्फ अपने जुमलेबाजी, इनको अपने
प्रोपोगंडा। ठीक है तिवारी जी की बात जाऊंगा, उससे पहले मिश्रा जी अपना कमेंट पूरा कर दीजिए, आप कह दीजिए क्या कहना चाहते हैं। दिलीप मिश्रा जी, लगता है उन तक संपर्क नहीं पहुंच पा रहा। अमित तिवारी जी बोलिए। अमित तिवारी जी सुन पा रहे हैं आप? जी मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ अमित तिवारी जी, सीधा सा सवाल द्विवेदी जी का यह है कि आप परिसीमन को महिला आरक्षण से अलग रखिए, आप क्यों जोड़ रहे हैं एक साथ? नहीं देखिए, उनकी बातों में ही देखिए विरोधाभास है। पहले वो कहते हैं कि इतनी भाजपा हर चीज को जल्दबाजी में क्यों करते है, फिर खुद ही बोल रहे हैं कि अभी लागू करना चाहिए, अभी लागू कर दो, अभी लागू कर दो। अरे भैया, समय लेकर हो रहा है, विस्तृत तौर पे हो रहा है, और ये सुनिश्चित करने के लिए हो रहा है कि आखिरी पंक्ति तक हमारी बहन बेटी तक वो लाभ पहुंचे। इसमें क्या दिक्कत है आपको? तीसरी बात, देखिए जिस तरीके से कहा जा रहा है कि परिसीमन इसको पहले हो जाना चाहिए, तो परिसीमन भी होगा, परिसीमन अलग ही हो रहा है। पहले सेंसस होगा, अभी तो घरों की गिनती हो रही है, पहले घरों की गिनती होगी, उसके बाद जनसंख्या की गणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा। ठीक है, अलग अलग ही तो हो रहा है, कहाँ साथ में हो रहा है? तो ये चीज नहीं, एक साथ इसलिए बोल रहे हैं कि जब महिलाओं को सीटें आरक्षित की जाएंगी तो परिसीमन के बाद ही तो की जाएंगी। आप सीटें डिक्लेयर कर देंगे कहां पर कितनी बढ़ेंगी, तब आप 33% आरक्षित कर रहे हैं। सवाल यह है। पुष्पेंद्र जी मुझसे आपने हाँ आपसे कह रहा हूं, एक बार फिर से अपना प्रश्न दोहराएंगे? हाँ, मेरा प्रश्न ये है, जैसा द्विवेदी जी बोल रहे थे कि आप परिसीमन को महिला आरक्षण से दूर रखिए, आप बोल रहे हैं कि भाई हम इसलिए करना चाहते हैं कि लास्ट इंसान तक वो चीजें पहुंचे जो आप कहना चाहते हैं, हर महिला को हक मिल सके। सवाल ये है कि आप अभी लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? परिसीमन के बाद सीटें बढ़ जाएंगी तब तय होगा। बिल्कुल, जैसे देखिए मैंने 3 बार इस डिबेट में कह चुका हूं कि परिसीमन पे पता चलेगा कि कौन सी कितनी जनसंख्या कहां है, कितनी भागीदारी किसकी कहां है, और उसी अनुपात में सीटों को आरक्षित भी किया जाएगा, और इसीलिए परिसीमन जरूरी है। तो अब जिन राज्यों में जिन राज्यों में तिवारी जी जनसंख्या को लेकर अच्छा काम हुआ है, तो वहां पर सीटों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अमित शाह जी ने संसद में के पटल पर खुद खड़े होकर कहा है कि तमिलनाडु जो ये बहुत बोल रहा, तमिलनाडु की तरफ से ये बयान दिया जा रहा था कि हमारी सीटें कम हो जाएंगी जिस अनुपात में थी। केरल में कहा जा रहा था, तेलंगाना में कहा जा रहा था, लेकिन अमित शाह जी ने इसको क्लैरिफाई किया कि जिसकी सीटें जिस अनुपात में आज की तारीख में है, जब ये संख्या बढ़ेगी 50% एडिशन के बाद, जब ये 850 जो राउंड फिगर में है, लेकिन 816 है एक्चुअली में, 850 राउंड फिगर में है। तो अगर उस अनुपात में, उसी अनुपात में भागीदारी उनकी तब भी रहेगी। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट करके कहा, और संसद के पटल पर खड़े होकर जो भी चीज कही जाती है, उसको जो जवाब गृह मंत्री जी ने दिया है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं होता है। जो पॉलिसी निर्धारित करता है उसी चीजों पर जवाब दिया जाता है। मतलब सीटें बढ़ने के बाद जो सरकार का बजट है वो भी बढ़ेगा ना हर सीट के लिए? फिर बिल्कुल बिल्कुल उसी अनुपात में सब कुछ बढ़ेगा। उसी अनुपात में। तो वहां पर आपकी सुनिश्चित किया जाएगा, आपकी महिला सीट को आरक्षित करने का काम किया जाएगा। जिस राज्य की जिस अनुपात में भागीदारी आज है 543 सीट होने के बाद, उसी अनुपात में तब भी भागीदारी रहेगी, और किसी के भी हक में कोई कटौती नहीं की जा रही है। ठीक है। और दिलीप मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है तिवारी जी, दिलीप मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप मिश्रा जी, क्योंकि जो डर कुछ पार्टियों के अंदर बना हुआ है कि भाई जहां हमने अच्छा काम किया है जनसंख्या को लेकर, वहां पर कहीं हमारी सीटें कम ना हो जाएं, तो गृह मंत्री जी ने आज स्पष्ट कर दिया कि कहीं भी सीटें कम नहीं होंगी, आप इस बात से बेफिक्र रहिए। ठीक है, सीटें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। तो कोई समस्या आपको? समस्या सिर्फ 2 चीजों पे है। बीजेपी के जो ये बिल लाने का जो समय है, अभी इन्होंने कहा 400 सीटें थी, ये 2014 से आप भी बहुमत में थे, तो आप ये हमको हमारे को बिल नहीं लगाइए, ये आपकी मंशा पे भी जाता है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो समय है, आप 4 राज्यों का चुनाव चल रहा है, बीजेपी की ये पुरानी आदत है। पुलवामा को यूपी में भेज दिया, प्रचार किया कि देशभक्त मोदी जी का फोटो लगा के ऐसे करके, तो ये बीजेपी बहुत पुरानी आदत है ये। तो ये जो समय है, चुनाव के समय जो ये बिल लाने का जो एक मंशा है, बीजेपी की मंशा पे सवाल उठाता है।
दूसरी बात, इन्होंने अभी तक उसमें, अभी मैं नीरज जी को सुन रहा था, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। नीरज जी, आप अमित अच्छा बोलते हैं, आप अमित जी की जगह आप ही बैठा करिए, ठीक है? आप यहाँ पे विश्लेषक बैठे हैं, आप यहाँ पे बीजेपी और काम गिराने नहीं बैठे हैं आप। विश्लेषण का मतलब होता है अच्छी चीजें अच्छी और बुरी चीजें बुरी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप आ जाइए, मुद्दे पर आ जाइए। मंशा पे आपको सरकार की मंशा पे नहीं ये होगा, लेकिन एक्चुअली बीजेपी ने अभी तक ये क्लियर नहीं किया है कि इस बिल में किसको किस ढंग से आरक्षण दिया जाएगा, किस ढंग से आरक्षण की प्लानिंग की जाएगी, किस ढंग से। अच्छा दिलीप मिश्रा जी, दिलीप मिश्रा जी, अभी आप कह रहे हैं आने दीजिए, पास हो जाएगा, उसके बाद विरोध करिए, ये कौन सी बात हो गई? कानून बनने के बाद कौन सा विरोध होगा? ये कोई बात होती है क्या? आएगा, पास हो जाएगा, विरोध करिए, ये कौन सा विरोध? ठीक है, ठीक है, ठीक है। दिलीप मिश्रा जी, अभी आपने एक बात कही कि अभी चुनाव है और बीजेपी इस वजह से ये पूरा मुद्दा लेकर आई है उलझाने के लिए। समस्या कैसे, मतलब समझा नहीं, पार्टी कोई कैसे उलझ सकती है? क्या वो प्रचार कम कर पाएंगी? अगर दूसरी पार्टी कम प्रचार कर पाएगी तो कर तो बीजेपी भी पाएगी कमी। दूसरी पार्टी प्रचार कम नहीं कर पाएगी, बीजेपी ये कहेगी कि देखिए यहाँ इस राज्य की मुख्यमंत्री महिला है, मैं महिलाओं की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी ये देखिए, ये बहुत पुरानी है मोदी जी की, ये पुरानी आते हैं। और ये बात चल रहे थे, अभी मैं नीरज जी की सुन रहा था, एक मिनट, नीरज जी को मैं सुन रहा था। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, पूरा समय दे रहा हूँ। महिला भैया हर भाषण में मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी हूँ, पहले आप उनको सुधारिए। ठीक है, आप जब कहते हैं ना ओबीसी एससी, हर भाषण में उनका ही जवाब है मैं ओबीसी हूँ। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है मिश्रा जी, ओबीसी क्या होता है? ठीक है, समय थोड़ा कम है। नीरज प्रताप जी बोलिए। मिश्रा जी कि सही को सही, मैं तो वही कह रहा हूँ कि इसको आप ओबीसी एससी पे मत बांटो। महिलाओं की आज भाग का इतनी हो गई है कि 50% अगर मिल रहा है तो जो अच्छा काम हो रहा है तो उसमें सपोर्ट करना चाहिए विपक्ष को। और रही बात कि श्रेय लेने की, तो आपकी जब सरकार थी तो आप भी श्रेय लेते रहे हो अपने पे। अभी पुलवामा वाला बात की या बांग्लादेश वाली जो हुई, आप लोगों ने भी श्रेय किसने नहीं लिया? अगर समाजवादी पार्टी ने कोई एक्सप्रेसवे बनाया तो उन्होंने भी श्रेय लिया। तो मेरा मतलब सिर्फ यही है, समाज में अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है तो उसमें आपको सबको सहयोग देना चाहिए। और मैं तो आपको एक समाजवादी पार्टी तो लोहिया जी की पार्टी है, उन्होंने खुद एक वक्तव्य दिया, समाज में जागरण महिला होती है, समाज का जागरण महिला होती है और महिलाओं का बल दिया जाना चाहिए, महिलाओं को भागीदारी भी ज्यादा दिया जानी चाहिए। तो आप लोहिया जी लिख के गए, आप उनको भी नहीं मान रहे हो। उन्होंने ये नहीं कहा ओबीसी होनी चाहिए, मुस्लिम होनी चाहिए, उन्होंने महिला बोली है, तो कम से कम उसको भी देख लो आप। अच्छा नीरज जी एक बात और है, ये जो सवाल उठ रहे हैं कि भाई परिसीमन किया जाएगा उसके बाद सीटें बढ़ाई जाएंगी, तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि नए संसद भवन में पहले से ही 888 सीटें बनाई गई हैं, तो मेरे हिसाब से सरकार उसकी भी चिंता कर रही होगी कि उनको भरना जरूरी है। जो है निष्पक्ष विश्लेषक नहीं है, वो भाजपा को महिमा मंडित करने का काम कर रहे हैं। ये भी तो बताइए ना कि उत्तर प्रदेश में सपा ने जो है महिला आरक्षण लागू किया था, ये क्यों नहीं बोल रहे? एक एक करके आप जो है विश्लेषक हैं तो ये भी तो बताइए ना, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो महिला आरक्षण लागू करने सबसे पहले काम किया था, ये क्यों नहीं बोल? आप सिर्फ भाजपा के अलावा कुछ आपको दिख ही नहीं रहा है। अरे इतना तो मत वो करिए, आप विश्लेषक के रूप में आए हैं, उसकी गरिमा का पालन तो करिए। एक करके ठीक है द्विवेदी जी, ठीक है आपने समाजवादी पार्टी का क्यों नहीं आपने बताया कि उसने उत्तर प्रदेश सबसे पहले महिला आरक्षण लागू करने का काम किया था? सिर्फ भाजपा ठीक है पहली दे रही भाजपा आपको निष्पक्ष है। चलिए ठीक है, अमित तिवारी जी कुछ कहना चाहते हैं? अमित तिवारी जी नहीं करनी चाहिए। ठीक है ठीक है, तिवारी जी कहना चाहते हैं कुछ? जी तिवारी जी बोलिए। शांत हो जाइए नीरज जी, शांत हो जाइए, एक एक करके। नीरज तिवारी जी। पुष्पेंद्र जी देखिए, जिस तरीके से चर्चा चल रही है, जो भी व्यक्ति आपको अगर देशभक्त लगेगा उसको ये तुरंत तमका दे देते हैं कि ये भाजपा ही है। जो भी मीडिया अगर बात करेगी कुछ अच्छे काम हुए हैं तो वो तुरंत उसको तमका दे देंगे कि ये गोदी मीडिया है। इस आदत से विपक्ष को बाज आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए, अगर कोई सशक्त, आपने कहा
अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बहुत ही कह रहे हैं कि हमने सबसे पहले लागू किया, हमने सबसे पहले लागू किया। अरे भाई बताइए ना कि आपके ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर कितनी प्रतिशत महिलाएं लीडरशिप रोल में हैं। मैं अपने आंकड़े लेकर बैठा हूं, आप मुझे ये बताइए समाजवादी पार्टी में ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर कितनी महिलाएं लीडरशिप रोल में हैं। आज इसका ये जवाब देकर जाइए, पहली बात। दूसरी बात, अगर इनको कोई महिला सशक्त लगती है तो वो डिम्पल यादव लगती हैं। अगर कांग्रेस पार्टी को कोई लगता है कि ये महिला सशक्त है तो वो इंदिरा गांधी लगती हैं, उसके बाद सोनिया गांधी लगती हैं, उसके बाद प्रियंका वाड्रा लगती हैं, और उसके बाद देखिए आएंगी प्रियंका वाड्रा की वो लगेंगी। उसके अलावा और कोई सशक्त महिला दिखती नहीं है इनको पूरे देश में। आप बताइए ना किस महिला को आपने इतना सशक्त बना दिया अपने कार्यकाल में। द्विवेदी जी आपके पास ही आऊंगा, द्विवेदी जी आपके पास आऊंगा एक एक करके। तिवारी जी बोलिए अपना। तो वही मैं पुष्पेंद्र जी कह रहा हूं, बीच में उन्होंने टोक दिया। आप अपने आंकड़े जमा कीजिए, मैंने आपको समय दिया है, आंकड़े जमा कीजिए और अच्छे से अपनी बात को रखिए। तो आपको अगर इनको कोई भी अगर सशक्त महिला दिखती है तो वो सिर्फ अखिलेश यादव के परिवार से दिखती है और किसी परिवार से दिखती नहीं है। विडंबना तो यहाँ पर ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी की पूरी 50% आबादी को उनका हक मिलने जा रहा है और इसका हक छीन न जाए। ठीक है द्विवेदी जी दरअसल जो तिवारी जी का सवाल था वो ये था कि आपको जो सशक्त महिला दिखाई देती है अपनी पार्टी में वो डिम्पल यादव है। हालांकि अपर्णा यादव भी थी पहले, वो बीजेपी में चली गई किन्हीं कारणों से। शंकर को नहीं जानते हैं, प्रिया सरोज को नहीं जानते हैं, इकरा हसन को नहीं जानते हैं, पल्लवी पटेल को नहीं जानते हैं, ये किसको नहीं जानते हैं कि ये सिर्फ आंख बंद करके रहना चाहते हैं, अपनी डबली अपना ताप, इसके अलावा बाकी कुछ नहीं। नहीं तिवारी जी सुन लीजिए, तिवारी जी सुन लीजिए, तिवारी जी नहीं है जितनी हमने समाजवादी पार्टी टिकट दी थी विधानसभा या लोकसभा में, उसका आपने टिकट देने का काम नहीं किया। आप सिर्फ जुमलेबाजी पे विश्वास करते हैं। महबूबा मुफ्ती का समझौता आप करते हैं, फिर इसके बाद महबूबा मुफ्ती आपकी विरोधी हो जाती हैं। IMIM के साथ आप महाराष्ट्र से समझौता करते हैं। ठीक है आप आज फर्जीफिकेशन में पकड़े जाते हैं, हेरा फेरी करने में। पर्चियां जो वोट दिए गए, आप वोटों को डकैती डलवाने का काम आपने चंडीगढ़ में किया। नहीं द्विवेदी जी आप दूसरे मैटर पे पहुंच गए। ना आप दूसरी जगह पहुंच गए। ठीक है नीरज प्रताप जी, चुनाव में जाने के लिए नीरज प्रताप जी नारे के लिए लेके आए हैं। ठीक है द्विवेदी जी शांत हो जाइए। नीरज प्रताप जी आखिर कैसे कन्विंस किया जाए विपक्ष को, क्योंकि विपक्ष है, कन्विंस करना भी जरूरी है, अच्छे से समझाना भी जरूरी है, तभी सब कुछ मिलजुल कर एक साथ चल पाएगा। क्योंकि मोदी जी लगातार कहते भी हैं सबका साथ सबका विकास, और फिर विपक्ष को भी नहीं भूलना चाहिए। ये फिर वही कह दिया जाएगा कि मेरे को परिवारवाद के अलावा इन दोनों लोगों को कुछ दिखा नहीं। समाज को अगर दिख रहे होते तो आज 50% अगर महिलाओं का भागीदारी सत्ता में हो रही है तो दर्द क्यों हो रहा है। रही बात अब उसको कास्टिज्म में और उसमें जोड़ने की यही हुई है। हमेशा हिंदुओं को बांटा गया, मुस्लिमों को अलग कर दिया गया, इसकी क्या जरूरत है। अगर आज हमारा विकासशील देश हो रहा है, विकास हो रहा है और महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, तो मैंने तो यही बोला, लोहिया जी का वक्तव्य है कि महिलाओं को सशक्त करना चाहिए। वो जिस पार्टी का वेश है उन्होंने बोला है ये बात, और उसमें मुझे लगता है कि सारी चीजें भूल के अब इनको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है श्रेय भाजपा ले जाएगी। तो मैं तो इनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि भैया आप श्रेय ले लो ना, बोलो हमने भी दिया है। जनता को आप श्रेय दे दो उस चीज का कि हमने देखो सपोर्ट किया, इसलिए देखो भाजपा अकेले कर ही नहीं सकती थी, उनकी सीट नहीं है। तो क्या ये बड़ा दिल दिखा के कांग्रेस सपा बाकी सब पार्टियां नहीं कर सकती, कर देनी चाहिए। और एक चीज बताऊं मैं, अगर कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब अगर आप ये देखिए ना, नारी अगर आपकी डेट में नारी सशक्त और पूरा वोट डाल रही है, उनको भी फायदा होगा, भाजपा को भी फायदा होगा, कांग्रेस को भी फायदा होगा।
अगर राष्ट्र के प्रति ये सोच लेंगे तो मैं तो विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आपको सबको सहयोग करना चाहिए और सिरे खुद ले लो। ठीक है अमित तिवारी जी, ये जो 15 साल वाला सिस्टम है कि 15 साल के लिए ही लागू रहेगा, ये इसका क्या उद्देश्य है? आरक्षण भी जब संविधान बना था और आरक्षण की जब वहां पे लिखा जा रहा था आरक्षण के लिए, तो बाबा साहब ने भी यही कहा था कि इसको 10 साल के लिए पहले रखा जाएगा और फिर बाद में जैसे जरूरतें बढ़ेंगी उस हिसाब से इसको बढ़ाया जाएगा। तो वही प्रावधान है और इसका कोई औचित्य नहीं और इसका कोई आधार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप एक चीज मैंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मैं पूछता रह गया कि इनके ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं लीडरशिप रोल में, ये बता नहीं पाए। मैंने गूगल किया, 5% से भी कम है। जो 4-5 नाम ये गिनवा रहे थे ना, 5% से भी कम है समाजवादी पार्टी में महिलाओं की स्थिति लीडरशिप रोल में ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर। अभी सरकार में तो ये है नहीं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर जितने एमपीज हैं और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर जितने लोग हैं लीडरशिप रोल में, केवल 5% और उससे कम। भारतीय जनता पार्टी में अगर आप देखेंगे तो ये संख्या 25 से 30% आ जाती है। और इतनी संख्या आज के तारीख में जितने भी प्रमुख दल हैं उनके पास वो नहीं ये आंकड़े पेश कर पा रहे हैं। तो हमने बैकग्राउंड में काम किया है, हमने महिलाओं को एक भागीदारी अपनी सुनिश्चित करने के लिए उनको अधिकार दिए हैं। अच्छा ठीक है, समाज के मुख्य धारा से जोड़ा है हमने। हाँ ठीक है तिवारी जी, एक सवाल और आंकड़ा देता हूं। नहीं ठीक है, समय भी कम है, एक सवाल और है। सवाल ये है कि ये जो परिसीमन के बाद संख्या बढ़ाई जाएंगी सीटों की और कहा जा रहा है कि तभी महिलाओं का आरक्षण तय किया जाएगा, आप इसको थोड़ा सा अलग करके ये भी तो कह सकते थे कि उन सीटें इस वजह से भी बढ़ाई जाएंगी कि कहीं जहां पर विकास नहीं हुआ है वहां पर अच्छे से विकास हो सके। ये सब चीजों को कवर करेगा पुष्पेंद्र जी, ये सभी चीजों को कवर करेगा। महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ साथ ये विकास को भी कैटर करेगा। और एक आखिरी जो आंकड़ा मैं आपको देने वाला था कि वर्ल्ड का अगर एवरेज अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड एवरेज में केवल 5% महिलाएं पायलट हैं जो कि विमान उड़ाती हैं। अगर 2014 के बाद वो भागीदारी 15% है भारत की, केवल भारत की 15% है, वर्ल्ड एवरेज 5% का है। चलिए ठीक है, समय की भी कमी है और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से महिला आरक्षण को लेकर फिलहाल पक्ष और विपक्ष में तनातनी हो रही है और जो फिलहाल सरकार की तरफ से तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं और विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, हालांकि अभी समय लगेगा और सवाल यही है कि आखिर जो समय सीमा है उसको स्पष्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, जो तस्वीर है वो साफ क्यों नहीं की जा रही है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।